हेलो एवरीवन, ये मेरा दूसरा यूट्यूब वीडियो है। जैसे कि पिछली यूट्यूब वीडियो में हमने ये डिस्कस किया कि व्हाट इज़ फ़िज़िक्स एंड व्हाट मेक्स फ़िज़िक्स इंटरेस्टिंग, और वहाँ से हमने ये कंक्लूड किया कि फ़िज़िक्स एक सब्जेक्ट नहीं है बल्कि फ़िज़िक्स एक अटेम्प्ट है टू स्टडी दिस वंडरफुल यूनिवर्स। तो आज से हम क्लास 11th फ़िज़िक्स का करिकुलम बिगिन करते हैं। एम हमारा यही है दैट वी वांट टू अंडरस्टैंड what nature says, what are the hidden laws of nature, and to understand this universe, to understand the nature around us, जो लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं टू अंडरस्टैंड इट, दैट लैंग्वेज इज़ नोन एज फिज़िक्स। सो फिज़िक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स, जिस लैंग्वेज में नेचर हमसे बात करती है। अब जब हम क्लास 11th में आते हैं आफ्टर क्लास 10th, तो ज़्यादातर आमतौर पर टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को कुछ मैथमेटिकल फार्मूलाज लर्न करने को, रिवाइज करने को कहते हैं, क्योंकि ये मैथमेटिकल फार्मूलाज फ़िज़िक्स के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को जब हम कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करते हैं एंड देन हमें पता है दैट देयर आर द नेचर स्पीक्स अस थ्रू इक्वेशंस, so we try to explain those concepts in terms of some mathematical results or some mathematical equations or some mathematical formulas. तो उन formulas को derive करने के लिए, उन formulas तक पहुंचने के लिए हमें कुछ basic mathematics आना चाहिए, क्योंकि ये basic mathematics उन derivations में, उन articles में यूज़ होता है। ये बात बिल्कुल ठीक है that physics is not about derivations, physics is not about articles. but जब हम ये derivations, ये articles करते हैं तो जो हमें end result obtain होता है, this end result is what actually explains our natural phenomenon. तो इसीलिए हम अब अपने करिकुलम को स्टार्ट करते हुए हम पहले कुछ बेसिक मैथमेटिकल फार्मूलाज डिस्कस करेंगे जो कि हमारे सब्सिक्वेंट कोर्स में, आगे के लेक्चर्स में यूज़ होंगे। सो ये मैथमेटिकल फार्मूलाज, एज यू कैन सी, वी आर टॉकिंग अबाउट क्लास 11th फिज़िक्स एंड वी विल डिस्कस सम मैथमेटिकल फार्मूला। अब इन मैथमेटिकल फार्मूला को बोरिंग ना बनाते हुए एंड ये अंडरस्टैंड करते हुए कि जब आप 10th से क्लास 11th में आते हैं तो हो सकता है आपको इन चीज़ों की उतनी नॉलेज ना हो। ऑफ कोर्स हम इन चीज़ों को एक मैथमेटिशियन के वे में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वो आप मैथमेटिक्स में स्टडी करते हैं। हम इन चीज़ों को उस वे में अंडरस्टैंड करेंगे कि वाई डज़ अ फिज़िसिस्ट नीड टू स्टडी दीज कॉन्सेप्ट्स। एक फ़िज़िक्स के स्टूडेंट का गुजारा इनके बिना क्यों नहीं चल सकता है, तो हम वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे मैंने 5 बबल्स बनाए हैं, तो हम अपने लेक्चर में इस फर्स्ट टॉपिक में, विच इज़ मैथमेटिकल फार्मूला, हम 5 लेक्चर्स अपलोड करेंगे, जिसमें हर एक लेक्चर में एक टॉपिक डिस्कस करा जाएगा, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट इट बेटर। तो ये 5 टॉपिक्स कौन से हैं? ये 5 टॉपिक्स में फर्दर फार्मूलाज होंगे जिनको हमें समझना है और जो हमारे सब्सिक्वेंट कोर्स में अप्लाई होंगे। यहाँ पे एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, जब हम इनको डिस्कस करते हैं तो हो सकता है फर्स्ट ग्लैंस पे आपको ये फार्मूलाज याद ना हो, तो आपको वहाँ पे घबराना नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे जब जब जहाँ जहाँ ये यूज़ होंगे वहाँ वहाँ हम दोबारा आपको ये बात बताएंगे कि ये फार्मूला यहाँ पे हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करा है। सो देयर इज़ नथिंग टू पैनिक अबाउट, बट येस, एक बेसिक बताना बहुत ज़रूरी है ताकि आप उसको आगे आपको दिक्कत ना आए। सो 5 फार्मूलाज कौन से हैं? ये 5 टॉपिक्स के नाम लिखे हैं, जिनके अंदर, जैसा कि मैंने बताया, अंदर सब्सिक्वेंट फार्मूलाज होंगे। फर्स्ट टॉपिक इज़ लॉगरिदम्स, सेकंड इज़ ट्रिग्नोमेट्री, थर्ड इज़ डिफरेंशिएशन, फोर्थ इज़ इंटीग्रेशन एंड फिफ्थ इज़ ग्राफ्स। अब आई नो दैट लॉगरिदम्स, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आप क्लास 10th तक बहुत ज़्यादा पढ़ के नहीं आते हैं, बट ट्रिग्नोमेट्री एंड ग्राफ्स की नॉलेज आपको क्लास 10th लेवल तक, एक बेसिक नॉलेज आपके पास होती है। तो उस चीज़ को समझते हुए आई विल स्टार्ट विद ट्रिग्नोमेट्री इन माई लेक्चर नंबर 1. So lecture number 1 of this series, it will deal with trigonometry.
Lecture number 2 of the series will deal with logarithms. Lecture 3 will deal with differentiation. Lecture 4 will deal with integration. And in lecture 5 we will be talking about graphs. So that हर एक लेक्चर में जब एक एक टॉपिक डिस्कस होगा तो आप उस टॉपिक पे उस दिन फोकस कर सकते हैं. अब इन लेक्चर सीरीज़ को अटेंड करने के देर आर 2 सजेशंस जो मैं आपको देना चाहती हूँ. दीज सजेशंस विल बी वेरी मच वैल्यूएबल टू यू. पहला सजेशन क्या है? पहला सजेशन ये है दैट मेक योर ओन नोट्स. ऑल्दो आई विल बी राइटिंग एवरीथिंग ऑन दिस पेज, बट आई विल हाईली सजेस्ट यू कि जैसे जैसे मैं लिखती हूँ, बिकॉज माई राइटिंग इज़ नॉट टू फास्ट, माई राइटिंग इज़ नॉट टू स्लो, तो ये एक बेसिक सजेशन है जो आपके काम आएगा कि आप भी साथ साथ लिखें. लिखने से क्या होता है, आपके हैंड्स इन्वॉल्व होते हैं, आपका माइंड इन्वॉल्व होता है, सो यू गेट मोर इन्वॉल्व इन टू द कॉन्सेप्ट. सो इट विल बी बेटर कि आप साथ साथ ये नोट्स बनाएं. मेरी पूरी कोशिश होगी दैट मेरे नोट्स सफिशेंट हों सो दैट आपको किसी और सोर्सेज पे सर्च ना करना पड़े. सो इट इज़ माई हाईली सजेशन टू यू कि आप मेक योर ओन नोट्स. सेकेंड चीज़ ये है दैट जब आप इन लेक्चर्स को अटेंड करते हैं, यू मस्ट अटेंड देम वेरी केयरफुली. एंड so second cheese is attend the lectures very carefully. And obviously being a student we always appreciate कि आपके definitely questions होंगे, because जब भी कोई person explain करता है तो वो 100% एक्सप्लेन नहीं कर पाता है. देयर माइट बी समथिंग जो मेरे पार्ट पे मिसिंग होगा, और या अदरवाइज देयर माइट बी समथिंग जो आपको समझ नहीं आया होगा. सो आपके कोई भी डाउट्स होते हैं, यू कैन पुट देम इन द कमेंट सेक्शन. I will be very happy to address your doubts. Okay, so this is about the thing that how we are going to proceed with this lecture. So आज के इस लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक स्टार्ट करते हैं. So let us start with the topic trigonometry. So जब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री एज यू नो दिस वर्ड आपने क्लास 10th में पढ़ा है दैट जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से आया है. आप इसको अगर ब्रेक करें, आप इसको तोड़ सकते हैं एज ट्रिग्नोन एंड मिट्रोन. तो आपने इस ट्रिग्नोमेट्री वर्ड को तोड़ा इनटू 2 वर्ड्स, ट्रिग्नोन एंड मिट्रोन. जहाँ पे ट्रिग्नोन वर्ड इट मीन्स ट्राइंगल एंड मिट्रोन मीन्स मेजर. सो इसका मतलब क्या बना, हम एक ट्राइंगल से डील कर रहे हैं और हम कोई मेजरमेंट्स कर रहे हैं. तो मेरे दिमाग में आया कि जब मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ करती हूँ, जो मैंने क्लास 10th में 9th में अपनी लोअर क्लासेस में ट्राइंगल्स बनाए हैं, तो मुझे पता है कि एक ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं. अगर मैं इसको लेबल करती हूँ, इस ट्राइंगल का नाम रखती हूँ ट्राइंगल ABC, आप इसको ऐसे डिनोट करते हैं ट्राइंगल ABC. तो आप देख सकते हैं इस ट्राइंगल में 3 साइड्स हैं, और वो 3 साइड्स कौन सी हैं, एक ये साइड है AB. सो AB इज़ वन साइड, BC इज़ द अदर साइड ऑफ दिस ट्राइंगल, एंड CA इज़ द थर्ड साइड ऑफ दिस ट्राइंगल. सो दिस ट्राइंगल हैज़ गॉट 3 साइड्स एंड एनी ट्राइंगल हैज़ 3 साइड्स. तभी दिस वर्ड ट्राई, बिकॉज इट हैज़ 3 साइड्स. सो ट्राई कम्स फ्रॉम 3. ओके, एंगल क्या है, अब आपने देखा कि 3 साइड्स हैं और कोई भी 2 साइड्स मिलके 3 एंगल्स बना रही हैं. सो दैट इज़ ट्राई, 3 एंगल्स 3 साइड्स. सो देर आर 3 एंगल्स. कौन कौन से एंगल्स हैं, एंगल A लिख सकते हो आप, या इसको BAC CAB बोल सकते हैं. एंगल B लिख सकते हैं, एंगल C लिख सकते हैं, राइट. अब यहाँ पे इस A को आप BAC CAB कुछ भी लिख सकते हैं, B को आप ABC CBA लिख सकते हैं, एंगल C को आप ACB BCA लिख सकते हैं. अब सवाल ये उठता है, ट्राइंगल सिर्फ ऐसा ही नहीं, आपने ऐसा ट्राइंगल भी पढ़ा है जिसको आप एक्यूट ट्राइंगल बोलते थे, आपने ऑब्ट्यूज ट्राइंगल्स भी पढ़े हैं, वो ठीक बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. अब हमारा सवाल ये उठता है
कि हमने बोला ट्रिग्नोमेट्री दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से मिला है। ट्रिग्नोन का मतलब है ट्रायंगल, मिट्रोन का मतलब है मेजर। तो हम ट्रायंगल में कुछ मेजरमेंट्स कर रहे हैं, तो हम किसकी मेजरमेंट्स कर सकते हैं? या तो इन साइड्स की मेजरमेंट करेंगे या एंगल्स की मेजरमेंट करेंगे, राइट। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री इज़ बेसिकली अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, एंड दिस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स किस चीज़ से डील करती है? इट इज़ कंसर्न्ड विद रिलेशनशिप्स बिटवीन द एंगल्स एंड द sides of the triangle. So it is a branch of mathematics which is concerned with relationships between angles, और कितने एंगल्स हैं? 3 एंगल्स हैं ट्राइंगल के, एंड साइड लेंथ्स ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, अब सवाल ये उठता है कि किस तरह के रिलेशनशिप्स हो सकते हैं। हमने बोला कि ट्रिग्नोमेट्री में हम कुछ रिलेशनशिप्स डिस्कस करते हैं एंगल्स और साइड्स के बीच में, तो किस तरह के रिलेशनशिप्स हो सकते हैं? तो वो जो रिलेशनशिप्स हैं आपने उनको नाम देते हैं, आपने जब 10th में फर्स्ट टाइम ये डिस्कस करते हो तो आप उनको नाम देते हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ का। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ में आप ये स्टडी करते हैं दैट देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, जिनको आप लेबल करते हैं एज साइन ऑफ थीटा, कोसाइन ऑफ थीटा जिसको आप कॉस थीटा लिखते हैं, देन टेंजेंट ऑफ थीटा, और इन तीनों के रेसिप्रोकल्स को आप लेबल इन करते हैं एज साइन का कोसाइन थीटा, साइन का कोसीकेंट थीटा, कॉस का सीकेंट थीटा, टेंजेंट का कोटेंजेंट थीटा। इनको कैसे डिफाइन करते हैं? कोसीकेंट थीटा ये नहीं आएगा, कोसीकेंट थीटा इज़ 1 साइन थीटा, सीकेंट थीटा इज़ 1 कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा इज़ 1 टैन थीटा। तो इस तरीके से आप इनको लिखते हैं। अब ये सवाल उठता है कि जब हमने ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ डिस्कस करी हैं, और ये आप पहले से पढ़ के आते हैं दैट साइन थीटा इज़ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज़ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड टैन थीटा इज़ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और ये थीटा कैसे डिफाइन होता है? अगर हम इस ट्राइंगल में देखें, मान लीजिए ये एंगल थीटा है, और आपको पता है जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं वो सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल्स के लिए डिफ़ाइन होती हैं। तो अब आप इस राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या है? जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है। तो अगर आप इस ABC ट्राइंगल में देखें, ये एंगल 90 डिग्री है। 90 डिग्री मतलब एंगल ABC इज़ 90 डिग्री। तो ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ये आपने कोई एंगल थीटा लेबल करा। तो जब आप साइन थीटा डिफाइन करेंगे, जो कि मैंने बोला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर क्या होता है? इस थीटा के ऑपोजिट वाली साइड को आप परपेंडिकुलर P लिख रहे हैं। हाइपोटेन्यूज क्या होता है? 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूज लिखते हैं, और जो साइड बच जाती है उसको आप बेस लिखते हैं। सो थीटा के ऑपोजिट परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज, जो कि आपको पता है लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल होती है, एंड जो साइड बच गई है दैट इज़ द बेस। सो साइन थीटा कैसे डिफाइन हुआ? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज विच इज़ AB डिवाइडेड बाय AC। ये सब आपने 10th में पढ़ रखा है। इसी तरह अगर आपने कॉस थीटा डिफाइन करना है, कॉस थीटा जैसा कि मैंने बोला इज़ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्राइंगल में बेस क्या है? इट इज़ BC। हाइपोटेन्यूज क्या है? इट इज़ AC। तो BC डिवाइडेड बाय AC आपका कोसाइन थीटा हो जाएगा। इसी तरह अगर आपको टेंजेंट थीटा लिखना है विच इज़ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वो आप कैसे लिखेंगे? परपेंडिकुलर हो जाएगा AB एंड बेस हो जाएगा BC। तो AB अपॉन BC आपका टैन थीटा होगा। मैं यहाँ लिख देती हूँ। ओके, अगर अब आपको इनके रेसिप्रोकल्स देखने हैं, वो बिल्कुल सिंपल हैं। तो इस तरीके से आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ लिख सकते हैं। रेसिप्रोकल्स देखें, अगर कोसिकेंट थीटा जो कि 1 साइन थीटा है, इट विल बी AC अपॉन AB। इसका रेसिप्रोकल AC अपॉन AB, इसका उल्टे को हम रेसिप्रोकल बोल रहे हैं। सीकेंट थीटा जो 1 कॉस थीटा है, इसका रेसिप्रोकल AC अपॉन BC हो जाएगा। सो एक तरीके से आपको 10th में सिर्फ इतना बताया जाता है कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। तो उसमें आपको बताते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री शब्द एक ग्रीक शब्द, 2 ग्रीक वर्ड्स हैं, उनके कॉम्बिनेशन से लेकर बना है, जहाँ पे ट्रिग्नोन का मतलब है ट्राइंगल एंड मिट्रोन का मतलब है मेजर। तो
तो ट्रिग्नोमेट्री वो ब्रांच है मैथमेटिक्स की जो कि डील करती है विद रिलेशनशिप्स बिटवीन द 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो आपने देखा कि किस तरह से रिलेशनशिप्स पॉसिबल हैं, तो हमने बोला कि उसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ डिफ़ाइन करते हैं, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल्स के लिए डिफ़ाइन होती हैं। और हमने बोला कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कोटेंजेंट थीटा। उसमें से भी हमने बोला कि आपको सिर्फ 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को याद रखना है, बाकी 3 उनके रेसिप्रोकल से बन जाती हैं। सो साइन थीटा कैसे डिफाइन करा, आपने बोला सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करो, उसका एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, तो उस ट्राइंगल को हमने बोला राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है। फिर आपने बोला कि एक एंगल थीटा मार्क करेंगे। साइन थीटा कैसे डिफाइन होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड टैन थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा कोसिकेंट थीटा, कोसाइन थीटा का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा एंड टैन थीटा का रेसिप्रोकल कोटेंजेंट थीटा। अब आपने ये बोला कि हमने ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस किस तरह से देखने हैं, तो हमने बोला कि थीटा के ऑपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूज है एंड जो साइड बच गई है वो आपकी बेस है। ओके, उसके बाद अब हम आते हैं यहाँ पर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, एक फ़िज़िक्स के स्टूडेंट को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने की ज़रूरत क्यों है। बी का फिज़िक्स स्टूडेंट, मुझे इस साइन, कॉस, टैन से मैंने कभी भी इनको, मान लीजिए मैंने किसी को एक्सप्लेन करना है कोई नेचुरल फिनोमिनन, क्योंकि फ़िज़िक्स तो नेचर की स्टडी है, मैंने कभी भी साइन, कॉस, टैन को नेचर के फिनोमिनन में तो देखा ही नहीं। मैंने कभी भी अपनी लाइफ में साइन, कॉस, टैन को यूज़ नहीं करा है इन माई डेली लाइफ। So why do I need to study these trigonometric ratios being a physics student? तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं 4 उदाहरण लेती हूँ। पहली उदाहरण है जिसको हम बोलते हैं थ्रोइंग अ बॉल। थ्रोइंग अ बॉल उदाहरण में क्या है, मान लीजिए ये ग्राउंड है, सो दिस इज़ द ग्राउंड। आप और आपका फ्रेंड बॉल के साथ खेल रहे हैं, तो ये आप हैं और ये आपका फ्रेंड है जो आपसे कुछ दूरी पर खड़ा है। आपके हाथ में बॉल है। ओके, आपने क्या करा, इस बॉल को अपने फ्रेंड की तरफ फेंका। तो आपने इस बॉल को ऐसे फेंका और आपको पता है कि ये बॉल ऐसे हवा में से जाती हुई आपके फ्रेंड में के पास आई और उसने इस बॉल को कैच कर लिया। ओके, सो इस तरीके से आप अपने फ्रेंड के साथ खेल रहे हैं। सो जब आप इस बॉल को किसी एंगल पे, ये आपका ग्राउंड लेवल था, आप अगर हम इसको यहाँ बनाएं तो दिस वाज द ग्राउंड हॉरिजॉन्टल, आपने किसी एंगल पे इस बॉल को फेंका ताकि आपका फ्रेंड उसको कैच कर ले। ओके, अब ये कोई पर्टिकुलर एंगल है, इस एंगल को हम लेटर से थीटा का नाम दे देते हैं। तो थीटा क्या है, थीटा वो एंगल है जिस पे आपने इस बॉल को अपने फ्रेंड की तरफ फेंका है। तो एज यू कैन सी, ये बॉल कुछ मैक्सिमम हाइट ट्रेवल करी है ग्राउंड से, ये वो मैक्सिमम हाइट है। मैक्सिमम हाइट मतलब इससे ऊपर ये बॉल नहीं गई है, इसके ऊपर ये बॉल नहीं जा पाई है, बाकी सारे पोजीशंस पे इससे कम डिस्टेंस पे है वो ग्राउंड से, तो ये वो मैक्सिमम है जो वो ग्राउंड के साथ बना पाई है। सो इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। लेटर से मैं इसको कैपिटल एच लिख रही हूँ। तो कैपिटल एच क्या है कि कितनी ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम मीन्स कितनी ज़्यादा से ज़्यादा हाइट ये बॉल ग्राउंड के साथ अटेन कर पाई है। तो आप अगर इस मैक्सिमम हाइट को निकालना चाहते हैं, क्या कोई तरीका है? सेकंड चीज़, आप इस बॉल ने यहाँ से चलकर यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, अगर मैं वो डिस्टेंस निकालना चाहती हूँ, ये पूरा डिस्टेंस जिसको हम लेटर से कैपिटल आर लिख रहे हैं, और आप आगे जाके देखेंगे इसी क्लास में कि इस कैपिटल आर को हम हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल क्यों? क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग, लेटवे को हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, तो लेटवे के अलॉन्ग गई है, और कितना गई है वो डिस्टेंस को हम हॉरिजॉन्टल रेंज बोल रहे हैं कि इसकी रेंज कितनी थी, कितना डिस्टेंस ये कवर कर पाई है ग्राउंड पे। तो उसको निकालने का क्या कोई तरीका है? और ये हम करेंगे आपके +1 में ही, ठीक है। जब हम वेक्टर्स पढ़ेंगे उसके बाद हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। इस मोशन को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। वहाँ पे हम इसको बहुत इलेबोरेटली डिस्कस करेंगे, और तब आप ये देखेंगे कि इन पैरामीटर्स को निकालने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करेंगे।
सो दैट मीन्स मेरी डेली लाइफ में तो ट्रिग्नोमेट्री लग रही थी, बट मैंने कभी रियलाइज़ ही नहीं करा, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट तो आप सब ने किया है, आप सब खेलते हैं बॉल के साथ, और आपकी कोशिश होती है कि मैं बॉल को इतना ऊपर फेंकूं, तो मतलब आप एच को बढ़ाना चाह रहे हैं और बॉल को ज़्यादा से ज़्यादा दूर भेजूं ताकि मेरा फ्रेंड उसको कैच ना कर पाए। तो आप इन दो पैरामीटर्स को बढ़ाना चाह रहे हैं। इसका मतलब अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री को सही ढंग से समझ लिया तो ये गेम में तो आप कभी हार ही नहीं सकते। सो इससे हमें ये पता चला कि ट्रिग्नोमेट्री हमारी डेली लाइफ में लगती है। दिस इज़ द फर्स्ट एग्जाम्पल। तो बीइंग अ फिजिक्स स्टूडेंट मुझे इसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल जो हम डिस्कस करते हैं, जो भी आप सब ने देखी है, वो है लीनिंग अ लैडर। लीनिंग अ लैडर का मतलब क्या है? मान लीजिए आपके घर पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो ये कोई वॉल है और जो वर्कर हैं वो एक लैडर को वॉल के साथ लीन कराना चाहते हैं। दैट मीन्स आपकी लैडर को वो इस तरीके से रखना चाहते हैं। तो ये लैडर है जहाँ पे ये स्टेप्स हैं ऊपर चढ़ने के लिए। अब वो लैडर को इस तरीके से, ये आपका ग्राउंड है, फ्लोर है, आपका फर्श है, ये आपकी लैडर है। अब वो इस लैडर को इस तरीके से रखना चाहते हैं कि ना तो ये लैडर स्लिप करे, मतलब ऐसे गिर जाए, और ना ही ये लैडर फॉल करे। सो उसके लिए अगेन आपको ये पर्टिकुलर एंगल इन पर्टिकुलर डिस्टेंसेस की नॉलेज होनी चाहिए। दैट मीन्स एंगल्स और साइड्स के बीच का रिलेशन आ गया ट्रायंगल के, क्योंकि ये भी तो एक ट्रायंगल ही बन रहा है ना। दैट मीन्स जहाँ पे साइड्स और एंगल्स का रिलेशन आ गया उसको तो हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। दैट मीन्स इसको भी अंडरस्टैंड करने के लिए कि किस पर्टिकुलर एंगल पे आपकी लैडर रखी जाए ताकि ना ही वो स्लिप करे ना ही वो फॉल करे, आपको इन एंगल्स और इन साइड्स के रिलेशनशिप्स को स्टडी करना पड़ेगा, एंड दैट विल अगेन कम थ्रू ट्रिग्नोमेट्री। सो दैट मीन्स यहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्री आ गई। उसके बाद जो थर्ड एग्जाम्पल है वो आपने अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ी होती है, विच इज़ लाइट बेंडिंग इन वाटर। लाइट बेंडिंग इन वाटर में भी सेम चीज़ लगती है। लाइट बेंडिंग इन वाटर में आपने देखा है कि मान लीजिए ये आपका बीकर है, इस बीकर में वाटर है और आप इसमें अपनी स्ट्रॉ या अपनी पेंसिल इंसर्ट करते हैं। तो जब आप इसको देखेंगे, इस एक्सपेरिमेंट को आप अपने घर पे परफॉर्म करके देखें। एक ग्लास बीकर में या ग्लास में आप अपनी पेंसिल या स्ट्रॉ को प्लेस करें और आप ऊपर से यहाँ से इसको ऑब्ज़र्व करें, तो आप क्या देखेंगे, आपको ये पेंसिल, ये स्ट्रॉ आपको बेंड नज़र आएगी, टेढ़ी नज़र आएगी। वो क्यों होता है? वो भी आपने अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ रखा है कि वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है, कि लाइट जो है जब वो एयर में है तो एयर का एक डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और वाटर में उसका एक डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो जब लाइट एयर टू वाटर मूव करती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस डिफरेंट होने के कारण वो बेंड कर जाती है, और उस बेंडिंग ऑफ लाइट को आप रिफ्रैक्शन बोलते हैं, है ना। तो उसमें भी क्या हो रहा है कि वो एंगल बेंड हो गया है, तो वहाँ पे भी एंगल्स और साइड्स की रिलेशन आएगी, तो वहाँ पे अगेन ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है। सो इस तरीके से हमने देखा कि फिज़िक्स पढ़ने के लिए हमें साइड्स और एंगल्स के रिलेशन को समझना पड़ता है, जिसकी हमने 3 एग्जाम्पल्स देखी। थ्रोइंग अ बॉल, जिसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं, जो हम +1 में पढ़ेंगे। लीनिंग अ लैडर, ये भी हम +1 में, जब हम मैकेनिक्स पढ़ेंगे तब हम ये प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। एंड ये भी हम डिस्कस करेंगे जब हम ऑप्टिक्स डिस्कस करेंगे, वहाँ पे हम स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन डिस्कस करेंगे, जो आपने थोड़ा सा क्लास 10th में पढ़ा होता है। तो आप उसमें भी देखोगे कि वहाँ पे भी हमारे पास साइन, कॉस, इस तरह की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ यूज़ होंगी। सो ये मैंने सिर्फ आपको 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं। इस तरह के बहुत एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे आप ये देखेंगे कि हमें ट्रायंगल की साइड्स और एंगल्स के बीच में रिलेशनशिप्स की ज़रूरत पड़ती है। दैट मीन्स बीइंग अ फिजिक्स स्टूडेंट हमें ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए हमें ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। अब हमारा मेन काम है कि हमें उन बेसिक फार्मूलाज़ की लिस्ट बनानी है जो हम यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। तो चलिए अब हम ये डिस्कस करते हैं कि कौन से ऐसे फार्मूलाज़ हैं जो हम यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहला फार्मूला जो हम यूज़ करते हैं, पहले मैं वो 3 फार्मूलाज़ लिखूंगी जो आपने क्लास 10th में पढ़े होते हैं।
सो आपने क्लास 10th में ये फॉर्मूला पढ़ा है दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ 1, राइट। इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, इस फॉर्मूला को हम 1 मिनट में देख सकते हैं। जो साइन थीटा होता है इट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा होता है इट इज़ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जब आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इवेलुएट करना चाहते हैं, दिस इज़ पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, इसको स्क्वायर करके प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। नीचे एच स्क्वायर है तो आपने एच स्क्वायर का एलसीएम ले लिया और ऊपर आ गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये भी आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर ये 1 ही आ जाता है। सो देयर इज़ नो डिफ़िकल्टी इन दिस फार्मूलाज, ये सारे फार्मूलाज प्रूव हो सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है दैट पेपर में हर टाइम हम हर फार्मूला को प्रूव नहीं कर पाएंगे। सो इसीलिए हम इन फार्मूलाज को लर्न करने की कोशिश करते हैं। बट अभी आपको सारे फार्मूलाज याद नहीं होंगे, तो मैं आपको एक बाइफरकेशन बता देती हूँ कि कौन से फार्मूलाज आपने क्लास 10th में पढ़े हैं तो वो आपको याद हैं, कौन से अंडरस्टैंडिंग से याद हो जाएंगे, और जो बचेंगे 5-6 फार्मूलाज सिर्फ आपको वो याद करने पड़ेंगे। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ 1, ये आप लोगों ने पढ़ रखा है। देन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये भी प्रूव हो सकता है बट अभी हम उसमें नहीं जाएंगे। एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसीकेंड स्क्वायर थीटा। ये 3 फार्मूलाज आपने क्लास 10th में पढ़ रखे हैं। अब आते हैं कुछ नए फार्मूलाज पे। सबसे पहला फार्मूला है साइन 2 थीटा। अभी तक आपने क्लास 10th में जितने भी फार्मूलाज पढ़े हैं सब में थीटाज इन्वॉल्व हैं। जब आपने साइन लिखा तो आपने अब देखा उसका एंगल ट्वाइस ऑफ थीटा हो गया है। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है, ये 2 बाहर आ गया, बचा क्या, जब साइन 2 थीटा का 2 चला गया तो सिर्फ साइन थीटा बचा। बट साइन थीटा को अकेले नहीं छोड़ना है, पहले वो डबल था वो सिंगल रह गया है तो साथ में कॉस थीटा लगा देना है। आप ज़्यादातर नोटिस करेंगे साइन के फॉर्मूलाज में कॉस बहुत नज़र आएगा। तो साइन एंड कोसाइन बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। साइन कभी अकेला नहीं रहता क्योंकि कोसाइन उसको कभी अकेला छोड़ता ही नहीं है। तो जब ये 2 बाहर आएगा साइन थीटा अकेला रह गया बट उसका फ्रेंड कोसाइन थीटा आके उसको पूरा कर देगा। उसके बाद सेकंड फार्मूला है कॉस 2 थीटा का। कॉस 2 थीटा, अब यहाँ पे भी 2 है, आप बोलोगे 2 बाहर निकालो कॉस थीटा रह गया और साइन कॉस थीटा अकेला नहीं छोड़ेगा साइन थीटा आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, हर बार सेम लॉजिक नहीं लगेगा। जब कॉस 2 थीटा है तो आपके पास यहाँ आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, जिसको अब आपको सिर्फ ये वाला फार्मूला याद करने की ज़रूरत है, बाकी फार्मूलाज इससे बन जाएंगे। आपको पता है कॉस स्क्वायर को आप 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। सो ये सॉल्व करके आता है 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो दिस विल बी 2 माइनस 1 इज़ 1, सो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह आप इस 1 को कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं एंड यू कैन इवेलुएट। सो दिस इज़ दिस। तो यहाँ से हमने क्या देखा, यहाँ से हमने ये देखा कि कॉस 2 थीटा के 3 फार्मूलाज हैं, जिसमें से आप अगर पहला याद कर लें तो बाकी 2 बन जाते हैं। 1 इज़ 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 इज़ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड दिस इज़ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इससे ये कैसे बना, जब आपने कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दिया। इससे ये कैसे बन सकता है, जब आप इस 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दें। सो ये फार्मूला अगर आप याद कर लेते हैं ये 2 इससे बन जाएंगे, बट कैसे बनेंगे वो भी आपको पता होना चाहिए। तो अभी तक आपने देखा साइन 2 थीटा का फार्मूला इज़ वेरी सिंपल टू लर्न। कोसाइन 2 थीटा का एक फार्मूला लर्न करके आप बाकी दोनों बना सकते हैं। एक बार कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखेंगे तो ये बन जाएगा, एक बार इस 1 को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखेंगे तो ये बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास फार्मूलाज हैं जो आपको याद करने हैं वो हैं जिसमें साइन के अंदर 2 एंगल्स ऐड हो रहे हैं या साइन के अंदर 2 एंगल्स सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। इन फार्मूलाज को हम अभी न्यूमेरिकल्स में यूज़ करके देखेंगे तो आप इसको अप्रिशिएट कर पाओगे कि ये कैसे आ रहे हैं। तो ये कैसे आएगा, दिस इज़ साइन ए कॉस बी। जैसे कि मैंने बोला साइन और कोसाइन कभी अलग नहीं रहते, तो साइन ए का किया तो बी का कॉस कर दिया, यहाँ प्लस है तो प्लस आ गया, कॉस ए का करा तो बी का साइन हो गया। इसी तरह यहाँ पे सेम है, साइन ए के साथ चला गया तो बी के साथ कॉस आ गया, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आ गया
कॉज ए साइन बी हो गया। सो दिस इज़ योर अनदर फार्मूला। इसी तरह आपके पास जैसे हमने साइन में देखा 2 एंगल्स ऐड सब्ट्रैक्ट होते, ऐसे ही हमारे पास कॉस में भी हो सकता है 2 एंगल्स ऐड होते या 2 एंगल्स सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। जब इसके अंदर होगा तो अब अगेन जैसे यहाँ पे था कि सेम लॉजिक नहीं चलता, आपने देखा कॉस टू थीटा में 2 कॉस ही आए, कॉस स्क्वायर ही आया, तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, 2 कॉस ही आएंगे एंड बाद में फिर बच गया है तो 2 साइन आ जाएंगे। बीच में साइन क्या आएगा वो बताते हैं। सेम यहाँ पे 2 कॉस ही आएंगे और जो बच गया तो आपके पास 2 साइन आ जाएंगे। अब साइन में क्या था, जो अंदर एंगल्स में प्लस माइनस साइन था वो ही आगे आया। कोसाइन में उल्टा होता है, जब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, जब यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। तो अभी तक के लिए ये 7 फार्मूलाज हमने डिस्कस करे हैं। ताकि आप फार्मूलाज से बोर ना हो जाएं, हम इन्हीं फार्मूलाज पे बेस थोड़े न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। सो लेट अस से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें उन्होंने बोला है दैट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, आपका फर्स्ट पार्ट है आपको कॉस 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। अब आपका सवाल ये है दैट कॉस 120 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए मैंने अपनी 10th स्टैंडर्ड में कॉस 0 डिग्री की वैल्यू याद की थी, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू याद करी थी, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू याद की थी, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू याद की थी एंड कॉस 180 डिग्री भी चलो आप मान लेते हैं, -1 आपको पता है। ये आपको पता रहते हैं, ये आपने अपनी क्लास 10th में याद किए हैं, बट उन सब में मैंने कभी भी कॉस 120 डिग्री याद नहीं किया है। सो अब मेरी दिक्कत ये है कि मैं इसको इवैल्यूएट कैसे करूँगी। तो आपने बोला कि हम पिछले फार्मूलाज को यूज़ कर लेते हैं। तो पिछले फार्मूलाज में अगर हम देखें हमने कौन सा ऐसा फार्मूला किया है जिससे ये इवैल्यूएट किया जा सकता है, तो वो हमने देखा कि हो सकता है मुझे कॉस 120 डिग्री निकालना है, तो क्या पता मैं कॉस 120 डिग्री को इनकी टर्म्स में लिख लूँ। तो मैंने बोला हाँ देखो मुझे कॉस 0 पता है, 30 डिग्री पता है, 60 डिग्री पता है, 90 डिग्री पता है और 180 पता है, क्या इनमें से किसी को यूज़ करके मैं 120 डिग्री बना सकती हूँ। तो मैंने सोचा कि हाँ 90 + 30 120 दे देगा, इसी तरह 180 - 60 भी 120 दे देगा। तो किसी ने बोला कि आप इसको 90 + 30 लिख लो और किसी और बच्चे ने बोला आप इसको 180 डिग्री - 60 डिग्री लिख लो। अब आप बोलेंगे कि ऐसे दो में कैसे लिखने, आंसर अलग आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। आप इसको सॉल्व करके देखें इस फॉर्मूला से और इसको सॉल्व करके देखें इस फॉर्मूला से, तो आपका आंसर सेम आएगा। मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ, इसको आप खुद सॉल्व करके देखना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमने देखा कॉस ऑफ a + b है, तो ये हमारा a हो गया और ये हमारा b हो गया। तो ध्यान रखें इस फॉर्मूला में कॉस के अंदर एंगल्स ऐड हो रहे हैं, ना कि ऐसा है कि कॉस a + कॉस b है, ऐसा नहीं है। आपके पास कॉस के अंदर के एंगल्स ऐड हो रहे हैं, ना कि 2 कॉस ऐड हो रहे हैं, ठीक है। सो अब हम इस पे आते हैं कि इसको कैसे इवैल्यूएट करना है। तो उसमें फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कॉस ए मतलब कॉस पहले एंगल का, तो कॉस 90 डिग्री, फिर कॉस दूसरे एंगल का, फिर माइनस साइन पहले एंगल का एंड साइन दूसरे एंगल का। अब हमारा काम क्या है, इनकी वैल्यूज़ पुट करना। तो इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं, वो वैल्यूज़ हैं आपको पता है कॉस 90 होता है 0, तो ये तो 0 × समथिंग 0 ही बन जाएगा, माइनस साइन 90 होता है 1 एंड साइन 30 इज़ 1/2। तो इसका आंसर आपके पास सॉल्व करके 0 - 1/2, तो इट इज़ -1/2, ये आपका आंसर है। तो आपने ये देखा कि इन फार्मूलाज की मदद से अगर आपको 3-4 फार्मूलाज में 3-4 एंगल्स के कोसाइन वैल्यूज़ पता हैं, तो आप किसी भी और की वैल्यू निकाल सकते हैं इन फार्मूलाज को यूज़ करके। सो ये इन फार्मूलाज की यूटिलिटी है। ओके, सो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल जिससे हमने ये फार्मूलाज लगाए। ऐसे ही आप और भी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। सो ये हमने कॉस 120 डिग्री पीछे निकाल के देख लिया, विच इज़ -1/2।
इसी तरह आप 2-3 वैल्यूज़ खुद कैलकुलेट करके देखें ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। फर्स्ट इज़ फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 240 डिग्री, जिसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर निकल के आता है -√3/2। इसी तरह आप एक वैल्यू और निकाल सकते हैं विच इज़ कॉस, सेम निकाल लीजिए चाहे 240 डिग्री। ओके, सो इसको भी आप 180 + 60 लिख सकते हैं। 180 की वैल्यू आपको पता है, 60 की वैल्यू आपको पता है। ऐसे ही अगर आपको साइन 180 की वैल्यू नहीं पता है तो साइन 180 डिग्री इज़ 0। ठीक है, तो इनको आप सॉल्व करके देख सकते हैं। अब हम अपने रिमेनिंग फार्मूलाज पे आते हैं। हमने जिस तरह से आपने देखा कि हमने साइन ऑफ a + b और साइन ऑफ a - b के फार्मूलाज देख लिए, फिर आपने कॉस a + b एंड कॉस a - b का फार्मूला देख लिया। इसी तरह से हम लोग टैन में भी एक फार्मूला डिस्कस कर सकते हैं विच इज़ टैन ऑफ a + -b। a + -b का मतलब क्या है कि दो फार्मूलाज हैं। वन इज़ टैन a + b, जब टैन के अंदर दो एंगल्स ऐड हो रहे हैं, या टैन a - b, दैट इज़ जब टैन के अंदर दो एंगल सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अब इनके फार्मूलाज कैसे आएंगे? जब आपके पास टैन के अंदर दो एंगल्स ऐड हो रहे हैं तो इसको कैसे है, दिस फार्मूला इज़ वेरी इजी। तो आपके पास टैन a + टैन b ही आ जाएगा सिंपली, बट डिवाइड में यानी डिनोमिनेटर में 1 - टैन a टैन b। तो आपने देखा जब ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस आ गया। इसी तरह जब टैन a - b है, ऊपर कौन सा साइन आ रहा था? जो एंगल्स का साइन था, तो ये टैन a - टैन b हो गया एंड डिवाइड में 1 प्लस उल्टा साइन हो जाएगा 1 + टैन a टैन b। सो ये आपने देखा जब साइन, कॉस या टैन के अंदर तीन एंगल्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उसके हमारे पास ये फार्मूलाज हैं। ओके, अब हमारे पास 4 फार्मूलाज और हैं। ये 4 फार्मूलाज क्या हैं? पीछे आपने देखा, जो हमने पीछे फार्मूलाज देखे थे उसमें क्या था, जब साइन के अंदर दो एंगल्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कॉस के अंदर दो एंगल्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं एंड टेंजेंट के अंदर के दो एंगल्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। इसी तरह अब हमारे पास फार्मूलाज क्या हैं? मैंने आपको तब ये बोला था कि ये चीज़ और इस चीज़ में फ़र्क है। इस चीज़ में क्या है, पहली चीज़ में आपके पास साइन के अंदर दो एंगल्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और इसमें क्या है, पहले आपने एंगल ए का साइन निकाला, फिर आपने एंगल बी का साइन निकाला और उनकी वैल्यूज़ को ऐड करा है, तो वो डिफरेंट है। यहाँ पे एंगल्स ऐड होके जो भी आंसर आया उस एंगल का साइन इवैल्यूएट करा है, और यहाँ पे एंगल का साइन निकालने के बाद उन दो साइन वैल्यूज़ को ऐड करा है। तो ये वो फार्मूलाज हैं। पीछे जो फार्मूलाज थे वो ये था कि अगर दो एंगल्स ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनके साइन, कॉस या टैन कैसे निकलेंगे। यहाँ पे क्या है कि अगर आपके पास एक एंगल का साइन निकाला, दूसरे एंगल का साइन निकाला, दोनों को ऐड करा तो आंसर क्या आएगा। तो पहले तो इन चारों फार्मूलाज में जब दो चीज़ें ऐड हो रही हैं तो यहाँ पे आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि एक ट्वाइस का फैक्टर आ जाएगा। दो चीज़ें ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो एक 2 सब में आएगा। उसके बाद जब साइन C + साइन D है, दोनों साइन हैं तो यहाँ साइन आ जाएगा, यहाँ भी दोनों साइन हैं तो साइन आ गया, यहाँ पे दोनों कॉज हैं तो कॉज आ गया। जब दोनों कॉज माइनस हो रहे हैं तो आपके पास दो साइन ही आएंगे। ओके, उसके अलावा यहाँ पे एक साइन, एक कॉस, उसके बाद हमने यहाँ पे कॉस आ गया एंड कॉस C + कॉस D में यहाँ भी कॉस आ गया। तो आप एक तरीके से याद रखने का तरीका है कि एक तो यहाँ पर हमने देखा कि एक 2 का फैक्टर तो सब में आ रहा है। सेकेंडली हमने देखा कि साइन साइन है तो हमने साइन लिखा, साइन है तो फिर साइन लिखा, कॉस है तो कॉस लिखा। बस एक चीज़ है कि जब कॉस दो कॉस सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो आपने दोनों साइन लिखे हैं। तो एक तो यहाँ पे आपको दिमाग में याद रखना है। दूसरा आपने देखा कि जब आपने ये लिख दिया, बाकी तीनों में तो आपने डायरेक्ट कॉस लिखा है। एंगल्स लिखने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि उसमें भी एक पैटर्न फॉलो होता है। एंगल्स कैसे लिखे जाएंगे? पहला एंगल सब में C + D/2, C - D/2। यहाँ पे क्या है, दो साइन सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो C - D/2 एंड C + D/2। तो एक तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। देन दो कॉस ऐड हो रहे हैं तो पहला वाला C + D/2 एंड दूसरा वाला C - D/2। यहाँ ध्यान रखें कि दोनों में अपॉन में 2 है, C/2 नहीं है, C + D होल डिवाइडेड बाय 2 है।
उसके बाद यहाँ पे भी c+d/2 एंड c-d/2। अगर आप यहाँ c-d/2 लिख रहे हैं तो यहाँ एक माइनस का साइन भी आता है। तो इन फॉर्मूलाज में 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। एक तो जब दो कॉस सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो दोनों साइन है और माइनस का साइन है, बाकी सब में प्लस है। सेकेंडली, जब यहाँ पे दो ऐड हो रहे हैं तो आपको पहले ऐड वाला एंगल लिखना है, जब दो माइनस हो रहे हैं तो माइनस वाला एंगल लिखना है। ओके, सो ये चीज़ें हैं। दिस इज़ द फॉर्मूलाज। इसके बाद लास्ट फॉर्मूला है, जिस तरीके से आपको याद होगा, हमने sin 2 थीटा, cos 2 थीटा एंड tan 2 थीटा, ये दोनों हमने पीछे डिस्कस करे थे कि 2 आगे आ जाता है तो sin थीटा बचता है। एंड साइन और कोसाइन बीइंग बहुत अच्छे फ्रेंड्स, कोसाइन उसको अकेले नहीं छोड़ता तो कोसाइन थीटा भी आ जाता है। जब आप कोसाइन थीटा लिखते हैं तो आपको इसका एक फॉर्मूला बस याद करना पड़ता है, बाकी सब उससे बन जाते हैं, और वो है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। उससे दो फार्मूलाज और बन जाते हैं, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद ये है tan 2 थीटा, दिस इज़ द फॉर्मूला। इसमें फिर वही है कि 2 आगे आता है जैसे इनमें आया था, बट दिस इज़ tan थीटा, बचा सिर्फ tan थीटा, बट इसके डिनोमिनेटर में भी आता है 1 - tan स्क्वायर थीटा। तो ये आपके फार्मूला चार्ट हैं। अगर हम इसको सम अप करें तो इसमें आपने कौन कौन से फार्मूलाज पढ़े हैं। सबसे पहले हमने स्टार्ट करे 3 क्लास 10th के फार्मूला से, जिसमें हमने देखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ 1, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज़ सीकेंड स्क्वायर थीटा एंड 1 + cot स्क्वायर थीटा इज़ कोसीकेंड स्क्वायर थीटा। उसके बाद हमने साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा एंड tan 2 थीटा का फार्मूला पढ़ा। उसके बाद हमने देखा कि साइन के अंदर दो एंगल्स ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कॉस के अंदर दो एंगल्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, एंड टेंजेंट के अंदर दो एंगल्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। इसी तरह फिर हमने देखा कि एक साइन प्लस दूसरा साइन, एक साइन माइनस दूसरा साइन, एक कॉस प्लस दूसरा कॉस एंड एक कॉस माइनस दूसरा कॉस, ये वाले फॉर्मूलाज। एंड देन हमने लास्ट में अब जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है, यहाँ तक हमने ये सब कुछ डिस्कस करा है। अब हमने जो डिस्कस करना है ये कोई फार्मूलाज नहीं है, एक्चुअली दीज आर रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस। तो इसको हम रीजनिंग के थ्रू ही आई विल लाइक टू एक्सप्लेन यू, और ये बहुत इजी है। इसमें क्या आता है, दिस इज़ द 5th थिंग। इसके अंदर ये आता है, आपने अपनी क्लास 10th में ये क्वाड पढ़ा है दैट दिस इज़ योर हॉरिजॉन्टल एक्सिस को आप एक्स एक्सिस बोलते हो, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है जिसको आप एक्स प्राइम से लिखते हैं। इसको आप वाई एक्सिस बोलते हैं, इसको नेगेटिव वाई एक्सिस जिसको वाई प्राइम से लिखते हैं। और जहाँ पे ये दो एक्सिस आपस में, दो लाइंस आपस में कट करती हैं, मीट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, उसको आप ओरिजिन बोलते हैं। और ये आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम है। दिस इज़ डिवाइडेड इनटू 4 क्वाड्रेंट्स। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि 4 हैं, क्वाड मीन्स 4, तो 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड करती है, और उसको हम एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के उल्टा हम उसको लेबल करते हैं। दिस इज़ योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट लेबल होता है, जिसमें आपको बताया कि फर्स्ट में आपका एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव हैं। इसमें आपको अगर सेकंड क्वाड्रेंट देखो, यहाँ पे एक्स की नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी, -1 -2 -3, बट वाई पॉजिटिव है, सो आपका एक्स नेगेटिव हो जाता है बट वाई इज़ पॉजिटिव। ऐसे ही अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट देखें, एक्स नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, तो आपका एक्स नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है। ऐसे ही अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट देखें, एक्स इज़ पॉजिटिव बट वाई इज़ नेगेटिव। तो इस तरीके से ये आपने अपनी क्लास 10th में पढ़ा हुआ है। इस क्वाड्रेंट सिस्टम को यूज़ करके हम कुछ वैल्यूज़ इवेलुएट करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। ओके, सबसे पहले आपको ये याद रखना है, इसके अंदर सिर्फ 2 चीज़ें आपको याद रखनी है कि जब भी 90 और 270 है तो आपका साइन बिकम्स कॉस, कॉस बिकम्स साइन। इस तरीके से साइन की जगह कॉस आ जाएगा, कॉस की जगह साइन आ जाएगा। सेम फॉर अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, जैसे जब 90 डिग्री या 270 डिग्री है तो टैन की जगह कॉट आ जाएगा, कॉट की जगह टैन आ जाएगा, इस तरीके से। ऐसे ही जो बचे, ओके।
सो अब आपको ये चीज़ है, जैसे जब आपको साइन 90 निकालना है तो मैंने आपको बोला जब भी 90 डिग्री या 270 डिग्री है साइन की जगह कॉस हो जाएगा, तो इस साइन की जगह कॉस हो गया एंड थीटा की जगह थीटा ही रहा। अब आता है प्लस आएगा आगे या माइनस साइन आएगा, वो कैसे पता चलेगा, वो आपको इस क्वाड्रेंट सिस्टम की हेल्प से पता चलेगा। अब आपको पता है ये जो है आपकी 0 डिग्री की लाइन है, यहाँ पे जब आप ट्रैवल करना स्टार्ट करते हैं तो आपने पूरा 90 डिग्री एंगल ट्रैवल कर लिया, तो ये आपकी 90 डिग्री की लाइन है। जब आप फर्दर यहाँ से यहाँ आएंगे तो आपने 90 डिग्री और ट्रैवल कर लिया, तो ये 180 डिग्री है। और जब आप फर्दर यहाँ से यहाँ आएंगे तो आपने 90 और ट्रैवल कर लिया, 180 + 90 इज़ 270 डिग्री। और जब आप फिर यहाँ से यहाँ आएंगे तो आपने 90 और ट्रैवल कर लिया विच इज़ 360 डिग्री। तो इस तरीके से आप इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो अब आप इस साइन 90 डिग्री प्लस थीटा को देखें, यहाँ तक आपने 90 कंप्लीट किया है और अब आप 90 में कोई एंगल ऐड कर रहे हैं, तो आप 90 में कुछ एंगल ऐड कर रहे हैं, दैट मीन्स आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए हैं। तो दैट मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट में अब यहाँ पे प्लस साइन आएगा या माइनस साइन आएगा, वो इस पे डिपेंड करता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो वो अब हमें कैसे पता चलेगा, हमने अभी तक ये डिस्कस नहीं करा है कि किस क्वाड्रेंट में कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो उसको याद करने के लिए एक निमोनिक है विच इज़ आफ्टर, सो ए देन स्कूल, तो स्कूल से एस, टू का टी, कॉलेज, सो सी, सो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। और हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही क्यों जा रहे हैं हम बार बार एंटी क्लॉकवाइज मीन्स ऐसे क्लॉक के ऑपोजिट ही इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जो एंगल है इट इज़ ऑलवेज मेजर्ड इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजर होता है, तो इसीलिए हमने क्वाड्रेंट्स को भी ऐसे लेबल किया, एंगल्स भी हम ऐसे मेजर कर रहे हैं। और याद कैसे रख रहे हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, सो आफ्टर का ए, स्कूल का एस, टू का टी एंड कॉलेज का सी। इसका मतलब क्या है, ए का मतलब है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ आर पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं सभी पॉजिटिव हैं। स्कूल के एस का मतलब क्या है कि सिर्फ साइन, एस का मतलब है यहाँ पे साइन या उसका रेसिप्रोकल दैट इज़ कोसाइन, क्योंकि अगर साइन पॉजिटिव है तो रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा। तो साइन और कोसाइन पॉजिटिव हैं, बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, बाकी सभी कौन सी बची, जो 4 बची वो नेगेटिव हैं। 2 का मतलब है कि सिर्फ टैन, टी स्टैंड्स फॉर टैन एंड कॉट, सिर्फ ये पॉजिटिव हैं, बाकी सभी नेगेटिव हैं। एंड कॉलेज इस सी का मतलब, अब इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, कुछ बच्चे कॉट लिख देते हैं, कुछ कॉस लिख देते हैं, कुछ कोसिकेंट लिख देते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हमारा साइन का ऑपोजिट कोसिकेंट होता है, आई एम सॉरी, हमारा कोसिकेंट एंड कॉट ऑलरेडी कवर हो चुका है, तो बचा क्या है, कोसाइन और उसका रेसिप्रोकल दैट इज सीकेंट थीटा। सो ये सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। यहाँ पे आप सी को कंफ्यूज ना करें, सी का मतलब यहाँ पे कॉस एंड सीकेंट थीटा है। ओके, उसके बाद अब हम नेक्स्ट इस न्यूमेरिकल की बात कर रहे थे कि हमें साइन 90 डिग्री प्लस थीटा निकालना है। तो अब हमें देखना है 90 डिग्री प्लस थीटा मतलब हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पे डिपेंड करता है, ना कि कॉस पे, साइन पे डिपेंड करता है। एंड साइन क्या है, हमने यहाँ से देखा साइन जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आपका प्लस साइन आएगा। इसी तरह हम एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। मान लीजिए आपको टैन 180 डिग्री माइनस थीटा देखना है। तो 180 डिग्री माइनस थीटा मतलब ये 180 है, यहाँ पे 180 है, आप उसमें से कुछ माइनस कर रहे हैं, मतलब आप यहाँ जा रहे हैं क्योंकि एंगल इधर प्लस में जा रहा है, तो आप यहाँ जा रहे हैं, मतलब अगेन आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए हैं। बट मैंने आपको बोला कि सिर्फ 90 और 270 पे टैन का कॉट बनना है। अगर 180 या 360 डिग्री है तो टैन का टैन ही रह जाएगा। तो पहली बात तो यहाँ टैन थीटा ही आएगा। उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में गए, सेकंड क्वाड्रेंट में टैन क्या है, सिर्फ साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव है, तो टैन इज़ नेगेटिव, तो यहाँ आपका माइनस आ जाएगा। इसी तरह हम एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। मान लीजिए हम कॉट 360 डिग्री माइनस थीटा निकालना चाहते हैं। पहली बात तो 180 और 360 पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फ्लिप नहीं करती है, तो कॉट का कॉट ही रह जाता है। एंड फिर हमने देखा कि जो
360 डिग्री माइनस थीटा है, हमें ये देखना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। तो ये आपका 360 डिग्री है। 360 डिग्री में से कुछ माइनस हुआ तो मतलब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में तो सिर्फ कॉस और सीकेंट ही पॉजिटिव है, सिर्फ कॉस एंड सीकेंट पॉजिटिव हैं, तो कॉट नेगेटिव है, इसका मतलब यहाँ पे आपका माइनस साइन आ जाएगा। सो ये आपके लास्ट एंड फिफ्थ सेट ऑफ फॉर्मूलाज थे। इसमें आप जितनी मर्जी लंबी लिस्ट बना सकते हैं। तो उसके बेसिस पे हम 2-3 क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो एक एग्जाम्पल, जैसे हमने पीछे cos 120 डिग्री कैलकुलेट करा था और तब हमने सोचा कि क्या हम cos को अपने नोन एंगल्स की टर्म्स में लिख सकते हैं। तो हमने देखा था कि आप इसको cos 180 डिग्री माइनस 60 या cos 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख के इवेलुएट कर सकते हैं। इसको इवेलुएट करने का एक सेकेंड मेथड भी है बेस्ड ऑन द फॉर्मूलाज जो हमने अभी देखे हैं। जैसे आपने cos 120 डिग्री निकालना है तो आप अगर आपने जैसे 180 डिग्री माइनस 60 ही लिखा, बट यहाँ पे हमने क्या करा था, cos a माइनस b का फॉर्मूला लगा दिया था। क्या हम इसको डायरेक्ट इस क्वाड्रेंट सिस्टम के बेसिस पे समझ सकते हैं? ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे आपका 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड वापस 360 डिग्री आ रहा है। सबसे पहले हमने बोला था अगर 180 या 360 होगा तो फ्लिप नहीं होगा, कॉस का कॉस ही रह जाएगा। उसके बाद हमने देखा कि 180 में से कुछ माइनस हो रहा है, मतलब हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, और हमने इसको याद करा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। स्कूल का मतलब इस क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल यानी कि कोसेकेंट थीटा, सिर्फ ये पॉजिटिव होते हैं। तो कोसाइन थीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएगा तो माइनस आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा -1/2। और आपने पीछे देखा था हमारा आंसर -1/2 ही आया था। इसी तरह हम एक और इवेलुएट कर लेते हैं। लेटस से हमें tan 60 डिग्री तो हमें पता ही है, tan 60 डिग्री इज़ नोन √3। अब मान लीजिए हमें किसी ने tan ऑफ -60 डिग्री निकालने को बोल दिया। आप देखेंगे कि पिछले इन फार्मूलाज में हमने ये फार्मूला डिस्कस नहीं करे हैं। तो 3 फार्मूलाज और हैं विच इज़ साइन ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा एंड टैन ऑफ माइनस थीटा। तो इसमें आपको ये रखना है कि साइन और टैन में ये माइनस साइन आगे आ जाता है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही रहता है। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, माइनस जो है उठ के बाहर आ जाएगा तो बाहर आ गया, एंड टैन उसी एंगल का बच जाएगा। तो दिस आंसर विल बी -√3। ओके, तो अब कुछ इसी के बेसिस पे हम एक लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं विच इज़ cos -120 डिग्री। अब इसमें ये दोनों चीज़ें यूज़ होंगी। पहली बात तो cos के अंदर वाला माइनस कुछ फ़र्क नहीं डालता, आपका आंसर cos 120 डिग्री ही रहेगा। अब cos 120 निकालने के लिए जैसे कि हमने ऊपर देखा कि आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं। मान लीजिए हमने 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिखा तो 180 के कारण cos का cos ही रहा, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव हो गया तो ये -1/2 आ गया। तो इसी बेसिस पे हम कुछ एग्जाम्पल्स आपको एज अ होमवर्क दे सकते हैं। तो ये कुछ आपकी होमवर्क प्रॉब्लम्स हैं विच यू कैन सॉल्व। वन इज़ साइन ऑफ -150 डिग्री, आप इसकी वैल्यू इवेलुएट करिए। देन इज़ tan ऑफ 330 डिग्री, आप इसकी वैल्यू इवेलुएट करिए। एंड अनदर इज़ cot 300 डिग्री। इनके आंसर्स आई कैन राइट 1/2। ओके, सो ये आपके आंसर्स हैं। इनके हिंट्स ऐसे हैं, आप इसको 360 - 30 लिख सकते हैं एंड वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप चेक करिए। दिस इज़ 360 - 60 या 270 + 30, तो अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट में आप उसको चेक करिए। उसके अलावा कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपने अपनी क्लास 10th में किए हैं, तो उसके बेसिस पे यू हैव टू इवेलुएट दिस कि इसका आंसर कितना आता है, एंड आंसर ऑन सॉल्विंग विल बी 1। उसके बाद यू हैव टू इवेलुएट दिस, इसका आंसर कितना आता है, एंड आंसर विल बी 0। एंड लास्टली जो हमने अभी फॉर्मूलाज देखे हैं ये वाला शायद आपसे ना हो, अगर आपसे नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आंसर इसका मैं लिख देती हूँ, इसका आंसर ये आएगा, एंड ये आपका लास्ट है। सो दिस इज़ द बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जो हम यूज़ करेंगे
क्लास 11th में फ़िज़िक्स में हमें रिक्वायर्ड है। मैथमेटिक्स में आप बहुत एक्सटेंसिवली इसको स्टडी करते हैं एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बट फिज़िक्स के लिए हमें सिर्फ इतनी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। तो आई होप ये ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर आपके लिए यूज़फुल रहेगा एंड आपको हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच।